राजस्थान सरकार वैस राज्यपाल की शक्तियाँ, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। हम यहाँ पर जानेंगे कि किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है और जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनके पास कौन कौन सी पावर होती है। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम सुर्खियों में है क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है उसमें बहुत ज़्यादा उठक-पटक चल रही है। कोई कहता है कि इनके पास बहुमत नहीं है साबित करने के लिए, कोई गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास बहुमत है। वो सत्र बुलाना चाहती है विधानसभा के अंदर और वो बोल रही है राज्यपाल को 3 बार खत लिखे जा चुके हैं कि हमें सत्र बुलाने की इजाज़त दे दी जाए ताकि हम कोविड-19 के चलते हुए जो हमें फैसले लेने हैं, जो हमें बिल पास करने हैं, वो हम बिल पास कर सकें। लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तीसरी बार राजस्थान के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी, उन्होंने आज फिर से इसको निरस्त कर दिया। तो इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें तब हम जानेंगे कि किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनके पास क्या पावर होती है और जो स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है, उसके पास क्या पावर होती है। दोस्तों प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखना, तभी आप कुछ समझ पाओगे कि सिस्टम हो क्या रहा है। ठीक है? टॉपिक की अगर मैं ओवरव्यू की बात करता हूँ तो पावर देखेंगे, पावर ऑफ द गवर्नर देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट वैज़ गवर्नर देखेंगे और स्टेट गवर्नर वैज़ सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नर की पावर है, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो सकता है, इंटरफेयर हो सकता है? वो सारी चीज़ आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। चूँकि ये टॉपिक तो मेरा करंट अफेयर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से ही है, तो मैं यहाँ पर आपको दोनों में कुछ-कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को कुछ पता लग जाए कि सिस्टम हमारे देश का स्टेट का चलता कैसे है। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार में इनके जो एक बहुत ही युवा नेता है, मंत्री भी हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, जिनका नाम सचिन पायलट है। उन्होंने और उनके साथ लगभग 19 विधायकों ने, ठीक है, कांग्रेस की जो सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर जो सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्होंने स्पीकर के माध्यम से उन 19 के 19 विधायक और सचिन पायलट की जो सदस्यता है, उसको रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया था और इसके खिलाफ वो चले गए हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी, उनको मान लिया, तो केस थोड़ा लंबा खिंच रहा है और जो स्पीकर थे वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहाँ पर चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उन्होंने भी 2 दिन पहले अपनी जो याचिका थी उसको वापस ले लिया, ये कहकर के सुप्रीम कोर्ट में इस फैसलों को लंबा खींचे जाने की संभावना है। यहाँ पर इसी बीच जो सीएम है अशोक गहलोत, वो राज्य में विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अड़े हुए हैं। ठीक है? और वो सत्र बुलाने का उनका जो मुख्य कारण वो ये है कि जो बिल लटके हुए हैं कोविड-19 के चलते, उनको पास किया जाए और किस तरीके से कोविड-19 में लोगों को सहायता मिले, उससे रिगार्डिंग जो भी बिल है वो पास करवाना चाहते हैं। ठीक है? लेकिन कहीं एक दूसरा ये भी मसौदा यहाँ पर तैयार होता है कि जो अशोक गहलोत हैं, उनके पास बहुमत नहीं है। जो विपक्ष वाले ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा बहुमत है। तो इसी के रिगार्डिंग वो बार-बार सत्र बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल उनको तीनों बार ही, ठीक है, 3 बार उन्होंने खत लिख के सत्र बुलाने के लिए और तीनों बार ही उन्होंने मना कर दी। आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज भी जो खत लिखा गया था उनको कि हम लोग सत्र बुला रहे हैं 31 जुलाई को, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आज भी इसको निरस्त कर दिया। ठीक है? तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कौन-कौन सी पावर उनके पास होती है, जिस कारण ये अपने प्रस्ताव को निरस्त कर सकते हैं। तो हाल ही में राजस्थान राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा आहूत करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा भेजी गई फाइल को लौटा दिया। राज्यपाल ने तीसरी बार मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को आज लौटाया है। ठीक है? अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर विवरण क्या है? राज्यपाल की शक्तियों पर संविधान। संविधान में 2 प्रावधान शामिल हैं, जो राज्यपाल की शक्ति से संबंधित हैं। एक, विधानसभा सत्र को बुलाने, विघटित करने और उसको भंग करने का इनके पास पूरा अधिकार होता है। दोस्तों, अगर मैं इन अधिकारों की बात करता हूँ, तो यहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है स्टेट का, उसकी सलाह पर ही राज्यसभा को बुलाता है,
विघटित करता है और भंग करने का भी उसके पास ये अधिकार होता है। ठीक है, परंतु हो क्या रहा है, जो विधान परिषद है या विधानमंडल है वो यहाँ पर बार बार अड़ा हुआ है कि सत्र को बुलाओ, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल जो हैं वो सत्र नहीं बुलाने पर अड़े हुए हैं। अनुच्छेद 174 के तहत एक राज्यपाल सदन को बुला सकता है, विघटित कर सकता है, उसको भंग कर सकता है जैसे कि वह सोचते हैं कि उचित है। यहाँ पर अगर राज्यपाल को, किसी भी स्टेट के राज्यपाल को लगता है, अपने विवेक के अनुसार लगता है कि यहाँ पर उसको सत्र बुलाना है या विघटित करना है या उसको भंग करना है, तो आर्टिकल 174 उसको पूर्ण रूप से अनुमति देता है कि वो जो भी उसके विवेक में उचित हो उस पर फैसला ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर और बताने वाला हूँ। ठीक है, राज्य की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो राज्यपाल में निहित होती है और ये संविधान के समस्त कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है, राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्यों के अलावा अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सलाह पर ही कार्य करेगा। आर्टिकल 163 ये भी कहता है कि अगर वो इनको विधानसभा सत्र को बुला भी सकता है, उसको भंग भी कर सकता है, विघटित भी कर सकता है, और ये करने से पहले उसको राज्य की मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल से सलाह लेनी आवश्यक है। ठीक है, ये तीनों चीज हो सकती है यहाँ पर। अनुच्छेद 174(2) कहता है कि राज्यपाल समय समय से सदन को वंचित कर सकता है और आर्टिकल 174 उसे विधानसभा को भंग करने की अनुमति भी देता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद। यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के साथ अपने कार्यों का अभ्यास करेगा। यह पॉइंट आपको याद रखना। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के साथ ही अपने कार्यों का अभ्यास करेगा, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि उसे स्वविवेक संबंधित कार्यों में मंत्री परिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। यह बात तो बिल्कुल सही है कि राज्यपाल अगर कोई भी कार्य करेगा तो उसको राज्य के मंत्री परिषद से ही सलाह लेनी आवश्यक होती है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर वो स्वयं विवेक से कार्य कर सकता है, उसको किसी भी मंत्री परिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये वही वाला पॉइंट है, जब भी राजस्थान सरकार कलराज मिश्र जो वहाँ के गवर्नर उनके पास सत्र बुलाने के लिए लेटर लिखती है, बार बार उसको मना कर देते हैं क्योंकि वो अपने यहाँ पर विवेक से कार्य ले रहे हैं। ठीक है, कार्य क्या, उनको लगता है कि इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, सरकार बोल रही है कि इनके पास विश्वास मत है, लेकिन शायद कोई भी, चाहे वो स्टेट के गवर्नर हो चाहे विपक्ष वाले हो, कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं कि इनके पास बहुमत नहीं है। तो यहाँ पर यह बात राज्यपाल के ऊपर छोड़ दी गई है कि वो अपने स्वविवेक से जो भी कार्य करे वो मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी का वो लाभ उठाकर बार बार राजस्थान सरकार की जो भी डिमांड होती है वो उसको मना कर देते हैं। ठीक है, राज्यपाल की विवेकधीन शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। 2016 के नबाम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर ही सदन को उपकृत कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और भंग कर सकते हैं। परंतु अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री को मनाने के कारण और मंत्रियों की परिषद के साथ सदन का विश्वास खो दिया है, एक मंजिल परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही बोली थी नबाम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कि वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री परिषद की सलाह पर ही सदन में कार्य कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर राज्यपाल को लगता है कि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, यानी कि सरकार ने विश्वास मत खो दिया है, तो यहाँ पर राज्यपाल उनको फ्लोर टेस्टिंग का आदेश दे सकती है। ये पॉइंट आपको याद रखना, यानी कि बहुमत साबित करने का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि कैसे संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को अपने मंत्री परिषद की सलाह के बिना या उसके बिना कार्य करने की सामान्य विवेकाधीन शक्ति नहीं दी जा सकती।
ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि 163 में राज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना या उसके बिना कार्य करने की सामान्य विवेकाधीन शक्ति नहीं दी जा सकती, यानी कि वो अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसका खंडन किया था। यानी कि वो अगर राज्यपाल कोई भी कार्य करता है तो उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी ही पड़ेगी, यानी कि वो अपने सामान्य विवेकाधीन शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। आगे क्या कहा था? अदालत के अनुसार राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि सहायता देने या वापस लेने, राष्ट्रपति को विधेयक देने या मुख्यमंत्री नियुक्ति करने या किसी सरकार की बर्खास्ती तक सीमित है जो विश्वास खो चुकी है लेकिन पद छोड़ने से इनकार करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर मान के चलो राजस्थान सरकार या कोई भी स्टेट हो, अगर गवर्नमेंट अपना विश्वास खो देती है तो यहाँ पर उसको बर्खास्त करने की जो शक्ति है वो है, लेकिन उसको पद छोड़ने से इनकार नहीं कर सकती। यानी कि तुम अपने पद पर बने रह सकते हो जब तक तुम्हारे पास बहुमत है, और जब बहुमत नहीं है तो